गर्ल सेफ्टी आई वुड से टॉप लेवल, बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज, कुछ भी प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ भी इशू नहीं गर्ल सेफ्टी को लेके, एकदम यू शुड फील वेरी सिक्योर यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। गाइस, मैं आपका होस्ट डॉक्टर सजाद चौधरी और मेरे साथ गेस्ट हैं आज किरण सोनी, 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट चाइना से। Hi everyone, I'm Kiran Soni. I'm a fourth year medical student. I am currently studying in Shandong University in China. And first of all, I would like to thank Dr. Shehzad Chaudhary. Thank you for inviting me to your platform and for giving me this opportunity. And we can really have a genuine and real talk about MBBS life in China. And thank you. I'm really happy to be part of this. एक मेरे मन में क्वेश्चन आता है, अगर मैं किसी से पॉडकास्ट करता हूँ, पहले मेरा एक ही सवाल रहता है कि आपने एमबीबीएस और मेडिकल फील्ड क्यों चूज करी, और किसी के मतलब फैमिली के प्रेशर में करी या खुद ही मन था कि बचपन से। मेरा तो था कि 10th क्लास में मुझे घर वालों ने बताया कि तुम्हें एमबीबीएस करना है, इसलिए मेरे मन में दिमाग आता है कि आप लोगों से पूछूं, आपकी भी मेरी ऐसी जर्नी है कि आपकी डिफरेंट है। नहीं, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था कि घर से प्रेशर है डॉक्टर बनने का। मुझे साइंस में इंटरेस्ट था। मैंने 11th-12th में जब मेडिकल लिया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था साइंस और बायो। तो और जब एमबीबीएस डॉक्टर्स को अपन देखते थे, डॉक्टर को एज अ प्रोफेशन में देखती थी कि यार लोग बढ़िया एप्रन पहन के पेशेंट का सर्विस दे रहे हैं वो लोग, और तो वो एक अलग ही चीज किक मिलती थी उस चीज को देख के। तो बस वहीं से आया कि डॉक्टर बनना था और ऐसा कोई फैमिली प्रेशर नहीं था, इसीलिए एमबीबीएस को चूज किया। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक कि आपने मतलब आपके पास एक तो देखो गवर्नमेंट का ऑप्शन होता है, फिर प्राइवेट का होता है इंडिया का, फिर अब्रोड के बहुत सारी कंट्री का होता है, तो आपका बेसिकली चाइना ही क्यों चूज करा? गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल नहीं रहा था जब मैंने 2019 में नीट का एग्जाम दिया था, और प्राइवेट के लिए इतना मेरा बजट नहीं था। अ, अगर हम अंदाजन रफ आइडिया लें तो 1 करोड़ के आसपास प्राइवेट लगता है इंडिया में। तो उतना मेरा बजट नहीं था, तो मैंने उस टाइम पे अब्रोड को देखना स्टार्ट किया। और मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग का भी शौक है और ये चीजें मुझे थोड़ा एक्साइट करती हैं, बाहर घूमना फिरना, अपना लाइफस्टाइल देखना, उन चीजों को। तो अब्रोड मुझे सही लगा उस टाइम पे जाना, ताकि मैं थोड़ा ट्रैवलिंग भी कर सकूं, पढ़ भी सकूं, दूसरे देश के कल्चर को देख भी सकूं। उस टाइम पे इसलिए मैंने अब्रोड को चूज किया। और वाई चूज चाइना, उस टाइम पे मैं यूक्रेन की भी देखी थी मैंने यूनिवर्सिटीज कई। यूक्रेन देखा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कई सारे लिस्ट में थे, लेकिन यूक्रेन का जैसे 7 साल का एमबीबीएस का कोर्स पढ़ रहा था, तो कुछ ऐसी चीजें थी, सबको रूल आउट करके चाइना ही बेस्ट लग रहा था उस टाइम पे। करेंसी रेट्स भी इतने हाई नहीं थे, इसका एमबीबीएस का करिकुलम भी अपने इंडिया जैसा था, तो इसलिए चाइना को चूज किया। ओके। तो चाइना में मतलब जैसे अब्रोड जाते हैं उसका आप बेसिकली थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया दीजिए स्टूडेंट, अगर कोई नया स्टूडेंट जा रहा है तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस कैसे कैसे करने हैं? प्रोसीजर यही है, कुछ ज्यादा हेक्टिक नहीं है। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। गूगल पे आपको सब इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एडमिशन का सारा आपको प्रोसीजर दिख जाएगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, वीजे के लिए अप्लाई करिए और आ जाइए। ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है, प्रोसीजर सिंपल सा ही है। आप एजेंट के थ्रू भी आ सकते हैं, आप कंपनी को भी हायर कर सकते हैं। हम एजेंट के थ्रू आए थे 2019 में। तो ऐसा कुछ ऐसा प्रोसीजर नहीं है, इजीली मैनेज हो जाता है। ओके। मैंने बहुत सी स्टोरीज देखी है, मैं इवन मेरे भाई के साथ भी फ्रॉड हुआ था जब मेरा भाई यूक्रेन गया था, तो मतलब तुम्हारे साथ कुछ फ्रॉड हुआ? अगर फ्रॉड हो रहा है आपके दोस्तों के साथ, आपके साथ, कैसे उसे अवॉइड करके हम जा सकते हैं, मतलब कुछ कुछ पैसा अपने बचा सकते हैं अगर आपकी। देखो, अब्रोड के लिए जो ये कंपनीज होती हैं, एजेंट्स होते हैं, बहुत फ्रॉड होते हैं। मैंने खुद देखे हैं, मेरे दोस्तों के साथ खुद फ्रॉड हुए हैं, लेकिन लकीली मेरे साथ ऐसा कुछ मेजर ड्रास्टिक फ्रॉड नहीं हुआ है। हम लोग सेफली आ गए थे यहाँ पे, हमें जहाँ एडमिशन हमने बोला था वहीं हमको मिला था। तो ऐसा कुछ नहीं था। छोटे मोटे हमसे हमसे भी झूठ बोले गए थे कि इंडियन कैंटीन होगी, इंडियन खाना होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं मिला। बट स्टिल इतना कुछ बड़ा हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ। लेकिन बच्चों के साथ बहुत होता है, एजेंट पैसे खा जाते हैं और तुम्हें टाइम पे मिलते नहीं है, और तुम्हारा एडमिशन कहीं और हो जाता है, कहीं लैंग्वेज का चक्कर रहता है, कहीं यूनिवर्सिटी बदल देते हैं। एक किस्सा बताती हूँ आपको। मेरे फ्रेंड है इंडिया से, उन्होंने एडमिशन चाइना में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करा। तो जिस एजेंट के वो थ्रू वो लोग आ रहे थे, यहाँ पे आने के बाद उन्हें पता चला कि एमबीबीएस को छोड़ के उन्हें किसी और ही ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के कोर्स में एनरोल कर दिया गया है। तो इतना तो आप एटलीस्ट अवेयर रहें कि कौन सा आपका कोर्स है, कि कौन सी आपका लैंग्वेज में होने वाला है, ताकि आप इन सब फ्रॉड से बच सकें। और देखा जाए तो आपको एजेंट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एडमिशन के लिए, और उस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे अगर कंसल्ट करेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग।
क्योंकि वो आपको रियलिटी बताएँगे, एक रियल चेक आपको देंगे, है ना? कैसी यहाँ पे लाइफ है, क्या आपको सच में आपको रियल गाइडेंस मिलेगी। तो दैट इज़ अ बेटर अल्टरनेट, एक अच्छा ऑप्शन है वो। आप वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे बच्चों से आप बात करें, रेदर देन गोइंग फॉर द एजेंट्स एंड कंपनीज़ और फ्रॉड से बचने की कोशिश करें। ओके, जैसे आपने बताया कि जैसे आपके जो एजेंट था उसने फूड कैंटीन इंडियन फूड्स बताया और आपको नहीं मिला, तो मतलब कि वहाँ फूड होते नहीं इंडिया के क्या, मतलब कुछ वो जो बजट आपके उसमें था कि बजट से बाहर था, क्या उसमें सीन क्या था? फूड कल्चर नहीं, नहीं, बजट का ऐसा कोई सीन नहीं था। वो तो अब एजेंट का यही है ना, कंपनीज़ का, कि जब तक हमें थोड़ा एक्ज़ैजरेट नहीं करेंगे, चीज़ों को बताएँगे नहीं कि इंडियन कैंटीन भी होगा, यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, तुम्हें इंडियन इतने बच्चे मिलेंगे, इंटरनेशनल ये होगा, वो होगा, तो तब तक हम भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो बस ये छोटे-मोटे झूठ थे। इंडियन खाना ऐसा कैंटीन नहीं मिली हमें, चाइनीज़ खाना मिलता है, लेकिन रॉ मटेरियल तुम्हें सब मिल जाता है। अगर खाने की हम बात करें तो अगर आपको इंडियन खाना चाहिए है, तो सब तरह की सब्जियाँ और छोटे से लेके बड़ी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। कुछ आटा चीज़ें वगैरह? सस्ती हैं तो कुछ, हाँ, आटा वगैरह सब मिलता है। कुछ चीज़ें सस्ती हैं तो कुछ चीज़ें महँगी हैं कंपेयर टू इंडिया, बट यू कैन मैनेज ईज़िली। अगर आप वेज भी हैं तो भी आप ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं। ओके। हुँ। और जैसे कि कुछ जैसे आपकी चाइनीज़ कंट्री है, तो वहाँ कुछ-कुछ नॉन-वेज भी हराम हलाल का कुछ रहता है कि अगर मुस्लिम बच्चे जा रहे हैं, तो हलाल फूड्स मिलते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल हलाल फूड ईज़िली अवेलेबल होता है आपको यहाँ पे, जगह-जगह पे स्टोर्स होते हैं, और मस्जिद की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप मुस्लिम हैं, आपको हलाल फूड की और मस्जिद सब आपको फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है वहाँ का? आपकी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर और लो बजट फीस स्ट्रक्चर जो कॉलेजेस हैं और हाई बजट वहाँ कितना-कितना वेरिएशन है डिफरेंट टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी और आपकी यूनिवर्सिटी का कितना फीस स्ट्रक्चर है? फीस स्ट्रक्चर देखो यार, डिपेंड करता है तुम कौन-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। मेरी जो यूनिवर्सिटी है थोड़ी-सी हाई ग्रेड की है, ये थोड़ी-सी महँगी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपको रफ आइडिया दूँ, तो मेरा साढ़े 5-6 साल का कोर्स ये पड़ जाएगा कम से कम 50-55 लाख के आस-पास। ठीक है, ज़्यादा ही जा सकता है। वो आपके पर्सनल खर्चे के ऊपर डिपेंड करता है, तो मतलब मिनिमम इतना तो आप लगा के चलो, मेरी जैसी यूनिवर्सिटी का। लेकिन ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड इस तरह की यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ी मीडियोक्रे यूनिवर्सिटी चाहिए, इतनी हाई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो आप आराम से इज़िली 30-35 लाख में एमबीबीएस करके निकल सकते हो यहाँ से। उनकी सालाना फीस होती है 2 ढाई लाख रुपए, ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा आपके रहने का एक्सपेंस, आने-जाने का, खाने-पीने का खर्चा, और आराम से आप 30-35 लाख में एमबीबीएस कर सकते हो। तो तो फीस स्ट्रक्चर ये है, डिपेंडिंग अपॉन यू, आपको कैसा चाहिए है, कैसा आपका बजट है, उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। ओके। और वहाँ का पढ़ाई का स्टडी पैटर्न क्या है? मतलब वो फर्स्ट ईयर से और लास्ट ईयर तक बहुत आराम से बता सकते हैं ताकि स्टूडेंट अगर कोई 10वीं क्लास का बच्चा देख रहा हो, 11वीं का बच्चा देख रहा हो, उनके पेरेंट्स देख रहे हो, वो चीज़ें समझ पाएँ कि वहाँ का स्टडी पैटर्न क्या है, वो क्लासेस पैटर्न क्या है और वहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? स्टडी पैटर्न, क्लासेस पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न यही है। करिकुलम एकदम इंडिया जैसा है, जैसे मैंने बताया, 4.5 साल की एमबीबीएस और 1 साल की इंटर्नशिप, 5.5 साल में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और अदर देन दिस स्टडी हमारी यही है, हमारे सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा, आपके एनुअल सिस्टम रहे होंगे। 1 साल में 1 बार एग्ज़ाम, लेकिन हमारा सेमेस्टर वाइज़ होता है, 4 महीने हमें पढ़ाया जाता है, और चौथे महीने के एंड में एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ऐसे 1 साल में 2 सेमेस्टर्स, और सब्जेक्ट ऐसे ही बाँटे गए हैं एमबीबीएस के, जैसे इंडिया में है। हर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर है, कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी हैं। कुछ हमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं, कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज की भी हमारी क्लासेस होती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे एक हमारा कोर्स होता है, एक पीबीएल उसको हम बोलते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। उसमें हमें केस दिया जाता है, केस को पढ़ के हमें डायग्नोज़ करना होता है, कैसे क्या डिज़ीज़ है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जिससे आप आगे के लिए भी प्रिपेयर होते हो। और स्टडी में यही है, एग्जाम पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड होते हैं सारे, यूएसएमएल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फिर जैसे आपने बताया कि वहाँ क्लासेस करिकुलम इंडिया के जैसा है और सेमेस्टर वाइज़ वहाँ एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ की थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस और क्लिनिकल केस वहाँ होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल प्रैक्टिकल्स हमारे अच्छे से होते हैं। मेरे को तो लगता है इंडिया से बेटर हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। हमें एनिमल पे, ह्यूमन बॉडीज़ पे डाइसेक्ट करने दिया जाता है, तो रैट, रैबिट, एवरीथिंग हमें चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो प्रैक्टिकल्स तो टॉप क्लास, एकदम बिग थम्स अप फॉर दैट। प्रैक्टिकल्स बहुत बढ़िया होते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है, लोगों को मिथ होता है कि बाहर तुम्हें हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा, तुम्हें एक्सपोज़र नहीं मिलेगा क्लिनिकल का, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन कैडेवर नहीं मिलेगा, ये मिथ बहुत ज़्यादा होता है लोगों के बीच में कि हाँ, बाहर हाँ, हाँ। लाइक नहीं, मुझे नहीं, भी था हमें ह्यूमन कैडेवर मिलता है। हाँ, हाँ। भी जा सकते हैं अब्रॉड।
मतलब नहीं, मुझे तो मेडिकल वाली में फील ही नहीं आएगी वहाँ में कि वहाँ कैडेवर नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, हीमेट लैब नहीं मिलेगा। हीमेट लैब है? बिल्कुल, यहाँ पे मेट लैब्स भी हैं, कैडेवर भी मिलते हैं, हमें एक मेल बॉडी दी जाती है, एक फीमेल बॉडी दी जाती है, आराम से 5-6 बच्चे के ग्रुप को एक बॉडी मिलती है, तुम आराम से डायसेक्ट कर सकते हो उसको, आराम से चीज़ें सीखो, देखो। इंडिया में देखा है मैंने 20-30 लोगों को एक कैडेवर मिलता है, तो ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं हमारे। और चाइना में एक्चुअली प्रैक्टिकल्स हैं ही अच्छे, आपने देखा होगा। बाकी ये कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे कजाकिस्तान वगैरह, यहाँ पे मुस्लिम बिकॉज ऑफ रिलीजन, मुस्लिम होने के वजह से तुम्हें एनिमल्स पे और ह्यूमन बॉडीज पे डायसेक्शन नहीं करने दिया जाता, तुम्हें वो चीज अलाउड नहीं होती है। लेकिन चाइना में ऐसा कोई सीन नहीं है, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स अच्छे होते हैं, तुम्हें डायसेक्शन करने दिया जाता है, और अच्छा है क्लिनिकल स्किल और एक्सपोजर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। आपके वहाँ जैसे चाइना है, ऑटोम इंडियन हुआ, लैंग्वेज बैरियर आता है नहीं आता, उसे कैसे ओवरकम करते हैं आप लोग? देखो यार, लैंग्वेज बैरियर तो है। एक नई कंट्री में आके यहाँ पे रहना और एकदम लैंग्वेज को सीखना बिल्कुल बेस से, स्क्रैच से, तो दैट इज अ बिग टास्क आई वुड से। लैंग्वेज बैरियर है, ये लोग अपने कल्चर को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। लैंग्वेज अपना चाइनीज ही बोलते हैं, इतना इंग्लिश का फैशन नहीं है यहाँ पे जितना चाइनीज का है। और चाइनीज बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो इतना इजी भी नहीं है। तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर तो है, लेकिन अगर आप इनिशियल ईयर्स में आपके एमबीबीएस में अगर चाइनीज को अच्छे से पढ़ लो, उस चीज पे पकड़ बना लो, तो आपके लिए अपकमिंग ईयर्स बहुत इजी हो जाते हैं। आपको डेली टू डेली, डे टू डे एक्टिविटीज में करने में प्रॉब्लम नहीं आती, आप पेशेंट्स के साथ अच्छा डील कर सकते हो। और लैंग्वेज एग्जाम का ये है, हमें अभी हमारे लिए कंपलसरी हो गया है लैंग्वेज। चाइनीज को के लेवल्स होते हैं, एचएसके का हमारा एग्जाम होता है। एचएसके के लेवल होते हैं, एचएसके 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट फॉर अस, हमें ग्रेजुएशन तभी होगी हमारी, हमें ग्रेजुएट तभी करा जाएगा जब हम एचएसके लेवल 4 को क्लियर कर लेंगे, चाइनीज एग्जाम को। तो दैट इज अ बिग टास्क लैंग्वेज का, ये है। तो फर्स्ट ईयर में क्लियर करना पड़ता है एग्जाम, के लास्ट ईयर में एग्जाम क्लियर करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम के लिए, जब भी आपकी प्रिपरेशन है, इधर यू इन द फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, डज नॉट मैटर, जब भी आप प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम दो, सर्टिफिकेट निकालो, एंड यू आर ऑल सेट। ओके, मतलब 4.5 साल में के अंदर अंदर आप कर सकते हो एग्जाम, है ना? बिल्कुल, क्रैक। इंटर्नशिप से पहले आपको ये एग्जाम करना पड़ेगा, इंटर्नशिप उसके बाद आपको अलाउड की जाएगी। ओके, चाइना में भी इंटर्नशिप होती है ना आप लोग तो? बिल्कुल। तो उसकी इंटर्नशिप का क्या पैटर्न रहता है वहाँ, मतलब पूरा थ्रू द 1 ईयर कैसे कैसे सिस्टम रहता है? पैटर्न वही है जैसे इंडिया में होता है, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे ड्यूटी आती है, 1 महीने की, 2 महीने की, वहां पे राउंड्स होते हैं उस डिपार्टमेंट के। तुम्हें सिखाया जाता है जो चीजें, और पेशेंट्स का एक्सपोजर मिलता है, पेशेंट्स को दिखाया जाता है क्या डिजीज है कैसे नहीं। तो इंटर्नशिप इंडिया जैसा ही है। ओके। लेकिन अगर अगर वही जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है, अगर आप लैंग्वेज में अच्छे हैं, तो आप वही लोकल के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट्स के साथ आप इजीली बातचीत कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उस चीज को। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। अगर आपको लैंग्वेज आता है तो आपका क्लिनिकल स्किल और भी अच्छा होगा, अगर नहीं तो फिर वो लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा रहता है, और डॉक्टर्स भी आपको हर चीज एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना। तो वो चीज है थोड़ा सा क्लिनिकल अब स्किल्स के लिए। ये तो अच्छे से हो सकता है वहाँ, मतलब तो आप सीख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और फिर आपको मतलब वहाँ 1 साल इंटर्नशिप वहाँ होगा, फिर इंडिया में आके कितने साल की इंटर्नशिप रहती है आप लोगों की, 1 साल या 2 साल की? अभी मैं जैसे देख रहा देखो, हूँ। पहले ऐसा कुछ नहीं था, अभी ये एनएमसी के रोज के नए रूल्स आ रहे हैं। पहले हमारा इंटर्नशिप अगर हम चाइना से कर रहे हैं तो वो अलाउड था, हमें इंडिया में आके कुछ एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं थी, वी वर सर्टिफाइड डॉक्टर्स अगर हम एफएमजी एग्जाम क्लियर करते थे तो। लेकिन अभी एनएमसी के रोज के नए रूल्स आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ कोविड जो 3 साल, मेरे भी 3 साल ऑनलाइन निकले हैं, कोविड में मैं इंडिया थी। तो 3 साल मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी है उस वजह से। तो जब एनएमसी रोज के ड्राफ्ट निकालता है, रूल्स निकालता है कि कभी 2 साल की इंटर्नशिप करनी है, कभी कुछ है, वो रोज बदलता रहता है, उसके ऊपर मैं क्या ही कमेंट करूं। तो तो फिलहाल के लिए तो रूल यही है कि आने वाले बैचेस को, और जो हमारे कोविड के बैचेस थे, उनको 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी इंडिया में जाकर। मतलब एक बट साल लेट्स सी। साल चाइना में, 2 साल यहाँ, 3 साल इंटर्नशिप यस। करनी पड़ती है चाइना के स्टूडेंट्स के लिए भी? सबके लिए नहीं, जो कोविड बैच था स्पेशली उनके लिए, आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आई थिंक सो। ओके, ओके, ओके। और मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, लाइक कि वहाँ का रहने का खर्चा क्या था, लाइफ एक्सपेंस, और खाने का और एकोमोडेशन का, दोनों को मिला के ऑन एन एवरेज कितना आता है? फ्लैट का कितना आ जाता है और हॉस्टल का कितना आता है?
खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं कैंपस के अंदर रहती हूँ, हमें डॉर्मेट्री प्रोवाइड की जाती है, इंटरनेशनल बच्चों को रहने की सुविधा है, तुम्हारे यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं, सिंगल रूम, डबल रूम, एज़ पर योर कन्वीनियंस जैसा आप चाहें, ले सकते हैं। तो उसका खर्चा होता है आप अंदाज़न मान लें 6 महीने का 6,500 के आस-पास युआन, युआन चाइनीज़ करेंसी है, तो अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में वो 80,000 के आस-पास हो गए पैसे, 6 महीने का, तो ये आपका रहने का खर्चा है। हम भी सेमेस्टर वाइज़ भरते हैं और इसके अलावा फूड का एक्सपेंस आपके ऊपर है, कितना आप खाने-पीने में इधर-उधर की चीज़ों में लगाते हैं। अगर मैं एक एवरेज रफ आइडिया दूँ, तो 10,000 रुपए आप लगा लो कि आपका महीने का खर्चा आता है। तो मतलब 10,000 खाने का, 10,000 रहने का, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 रुपए हॉस्टल में ही बिल्कुल, खर्चा होता है और अगर बिल्कुल, फ्लैट बिल्कुल। कितना खर्चा रहता है? हाँ, आप रहने के लिए बाहर बाहर भी रह सकते हैं। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी से बहुत बच्चे हैं जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बाहर कैंपस के बाहर रहते हैं। जैसे मैंने बोला एज़ पर योर कन्वीनियंस आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहें, डॉर्मेट्री में ही रहें। आप बाहर भी रह सकते हैं अगर आपका खर्चा ज़्यादा है तो अपार्टमेंट्स थोड़े-से महँगे पड़ते हैं। उनका आप रेंट लगा लो 20,000 लगा लो। अगर आप सिंगल भी ले रहे हैं तो 20,000 1 महीने का, उसके अलावा आपका एक खाने का खर्चा रह गया। तो वो थोड़े-से महँगे पड़ते हैं बट अगर आपका बजट है, अगर आपको थोड़ा स्पेस चाहिए और पर्सनल लाइफ चाहिए तो आप अपार्टमेंट में रह सकते हैं, बाहर। वहाँ का हाँ, कितना रहने का ही। वो एक्सपेंस मैंने बताया वो डिपेंडिंग ऑन द अपार्टमेंट अगर आप एकदम आलीशान वैसा अपार्टमेंट ढूँढ रहे हैं जिसमें हर तरीके की फैसिलिटी हो तो ऑफ कोर्स वो महँगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक एवरेज अपार्टमेंट ले रहे हैं तो 18-20 हज़ार आपके कहीं नहीं गए, रेंट के 1 महीने के। ओके, मतलब हाँ, एज़ पर और कन्वीनियंस की कि लाइक आपको कैसे में रहना है और क्या यस, फैसिलिटी। यस, यस, यस। तो किरण वहाँ का लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है? लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ पे आके आप एक अलग ही इंडिपेंडेंट इंसान बनते हैं। हर छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक आप खुद करते हैं एंड यू हैव दैट सेंस ऑफ ज़िम्मेदारी और है ना? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है जब आपके सिर के ऊपर माँ-बाप का हाथ नहीं रहता है। घर पे क्या तुम्हें स्पून फीडिंग करी जाती है, हर चीज़ छोटी से लेके बड़ी चीज़ें माँ-बाप करते हैं। लेकिन यहाँ पे आके ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हें खुद करना पड़ता है। और उसकी वजह से तुम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हो और लाइफ एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हुआ अगर तुम्हें ट्रैवलिंग करनी है, यहाँ पे घूमने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जगह है, आप घूम सकते हैं, कर सकते हैं। तो लाइफ एक्सपीरियंस आई वुड से इट इज़ बेस्ट आप 6 साल अगर ज़िंदगी के अपने दे रहे हैं अब्रॉड में आके आप यहाँ का कल्चर देखते हैं, आप इंटरनेशनल लोगों से मिलते हैं, आप उनका कल्चर देखते हैं, तो आपकी एकदम थिंकिंग भी बहुत ब्रॉड होती है ना? आप एकदम नैरो थिंकिंग से आते हैं, एकदम आपका माइंड बहुत नैरो होता है, लेकिन यहाँ पे आके बहुत ब्रॉड आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है चीज़ों का। तो लाइफ एक्सपीरियंस आई वुड से इट इज़ मस्ट इंसान को कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक बार तो अब्रॉड रह के आना चाहिए, देखना चाहिए, कैसे क्या होता है। क्या वहाँ के लोगों का कल्चर है, कैसी उनकी सोच है, कैसे हम उनके साथ है ना इवॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उनके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं चीज़ों को लेके। तो लाइफ एक्सपीरियंस इज़ टू गुड। वहाँ की यूनिवर्सिटी के रूल्स और वहाँ की कंट्री के मतलब लोकल पुलिस के रूल्स कैसे हैं वहाँ के? मैंने सुना है वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, आपने एकदम बहुत सही सुना है। ये लोग बहुत सीरियस है अपने रूल्स और रेगुलेशन को लेके। छोटी-मोटी चीज़ों को भी ये लाइटली नहीं लेते हैं। फालतू के यहाँ पे ऐसे ही ट्रैफिक सिग्नल नहीं टूटते हैं इंडिया की तरह। और हर चीज़ को लेके इन एवरी सेंस हमारी यूनिवर्सिटी और यहाँ की पब्लिक और रूल्स बहुत तगड़े हैं यहाँ पे बहुत। रूल्स को लेके मेरे को एक किस्सा याद आया जैसे आपने पूछा तो मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मेरा एक सीनियर था, उन्होंने क्या करा कि जैसे यहाँ पे चाइना में 2 तरीके की बाइक्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक आपको पता होगा और एक पेट्रोल वाली बाइक होती है हमारी। तो वो पेट्रोल वाली बाइक लेके निकल गए और उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है और एट दैट टाइम उनके पास लाइसेंस नहीं था। वो सिर्फ कैंपस से बाहर निकले ही थे बाइक लेके और वहीं पे उनको पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसी टाइम पे पुलिस ने हमारे ऑफिस को, हमारे कैंपस को इन्फॉर्म किया कि ये आपका इस बैच का बच्चा है और विदाउट लाइसेंस ही इज़ ड्राइविंग लाइक दिस। सिर्फ उस छोटी-सी बात के लिए उसको एक्सपेल कर दिया गया एंड ही वाज़ इन 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट। तो उसकी 4 साल की मेहनत, पैसा, हार्ड वर्क सब कुछ बर्बाद गया। उसको उसी टाइम पे डिपोर्ट कर दिया गया बैक टू इंडिया सिर्फ इस छोटे से केस को लेके। तो आप रूल्स रेगुलेशन से इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके रूल्स रेगुलेशन कैसे होंगे। छोटी-सी अगर आपने गलती की, कहीं भी आपको ऐसा पकड़ा गया, ऐसा कुछ हुआ, तो यू विल बी डायरेक्टली डिपोर्ट बैक टू द इंडिया। ओके, मतलब रूल तो हाँ हुँ, बहुत। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं किरण। जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं
आप कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर मतलब अच्छे से जी सकते हो। लाइक कुछ स्टूडेंट होते हैं कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस निकालने के साइड जॉब ढूँढते हैं, तो वहाँ लीगल है हुँ। साइड जॉब या नहीं? नहीं, यहाँ पे साइड जॉब करना, हमें पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड नहीं है, दैट इज़ इल्लीगल। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, पूरे एशियन कंट्रीज़ में ही आई थिंक आपको अलाउड नहीं है। अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, आप पार्ट टाइम जॉब ऐसा नहीं कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको अलाउड होता है, जैसे यूके हो गया और कनाडा हो गया, यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं अलोंग विद योर स्टडीज़, लेकिन यहाँ पे हमें अलाउड नहीं है। ये इल्लीगल है, लेकिन स्टिल बच्चे करते हैं, लेकिन वो इल्लीगल है। और हमें स्ट्रिक्टली बोला गया है पार्ट टाइम जॉब इज़ नॉट अलाउड। और जिस भी दिन आपको पकड़ा गया ऐसा कुछ करते हुए इलीगल काम या पार्ट टाइम जॉब, सो यू विल बी डायरेक्टली डिपोर्टेड बैक टू इंडिया। जैसे मैंने पहले बताया, आपको उसी टाइम पे एक्सपेल कर दिया जाएगा। डज नॉट मैटर आप 4th ईयर में या 5th ईयर में हैं, आपने 4 साल 5 साल आपकी जिंदगी के यहाँ पे दिए हैं, पैसा भरा है, डज नॉट मैटर। तो जॉब करना हमें अलाउड नहीं है। अभी मैंने देखा जैसे इंडियंस फैमिली में गर्ल्स को बाहर भेजना सही नहीं समझा जाता, तो बहुत फैमिली डरती है। तो चाइना सही है? अगर कोई इंडिया का फैमिली कोई पेरेंट्स देख रहा हो वीडियो, उन पेरेंट्स को आप इंडिया गर्ल सेफ्टी के बारे में क्या मैसेज करना चाहेंगे? गर्ल्स सेफ्टी आई वुड से टॉप लेवल, बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज, कुछ भी प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ भी इशू नहीं गर्ल सेफ्टी को लेके, एकदम यू शुड फील वेरी सिक्योर यहाँ पे। कुछ भी ऐसा इंसिडेंट्स ना तो आज तक हुआ है, ना हमारे सुनने में आया है, ना हमारे रहते ऐसा कुछ हुआ है जो गर्ल सेफ्टी को लेके हुआ हो। तो गर्ल सेफ्टी यहाँ पे टॉप लेवल है। और जैसे मैंने बताया, स्ट्रिक्ट है ये लोग बहुत रूल्स को लेके। और इन चांस बाय चांस अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता है तो अगेंस्ट एकदम आपके स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, और आज तक हमारे देख में तो ऐसा कोई किस्सा नहीं आया है। तो गर्ल्स सेफ्टी को लेके तो एकदम चिंता करें ना, बिल्कुल भी। अगर ये आप पेरेंट्स भी देख रहे हैं वीडियो, गर्ल्स सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम खुद इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, आप किसी टाइम पे निकलो रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे बाहर, कुछ भी नहीं है। गर्ल्स सेफ्टी एकदम टॉप लेवल। कोई पेरेंट्स देख रहा है, अगर सोच रहा है तो मतलब बना सकते हैं मन। तो लास्ट मैसेज हम्म। में आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोगों के 200 मार्क्स पे आए होंगे, बहुत लोगों के 400 पे आए होंगे, कोई 1 ड्रॉप भी करके एग्ज़ाम दिया हो, कोई 2 ड्रॉप भी एग्ज़ाम करके हो। आप अगर कोई अब्रॉड के बारे में सोच रहा है, तो आप उन्हें क्या मैसेज कन्वे करवाएँगे और कौन-सी कंट्री के बारे में सजेशन देंगे? देखो यार, अब्रॉड का अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी, इट इज बेटर इफ यू टेक अ सेकंड ड्रॉप। अगर ओके। आप एक सेकंड ड्रॉप ले लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वही जैसे मैंने बताया, एनएमसी रोज के नए रूल्स आ रहे हैं, कुछ नहीं पता आप अब बाहर अब्रॉड एमबीबीएस करने आओ और कल को क्या पता क्या रूल निकल जाए। तो वो आपके लिए हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो अगर आप कर सकते हैं, आपके मार्क्स आसपास हैं, आपको लगता है आप अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक अ सेकंड ड्रॉप। थोड़ी सी हिम्मत और मारो और इंडिया में ही करो। और फिर भी अगर आपको अब्रॉड आना है तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आइए, आप आराम से अब्रॉड में आके एमबीबीएस करिए, आपका बजट के हिसाब से आप कॉलेज देखिए। और चाइना में आना है, चाइना में आइए। और लेकिन फिलहाल रेदर देन चाइना, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर सम अदर कंट्री लाइक रशिया। क्योंकि चाइना में वही एनएमसी के रूल्स हैं, 2 साल का इंटर्नशिप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दूसरा, एक लैंग्वेज बैरियर बहुत बताया मैंने, जैसे चाइनीज बहुत डिफिकल्ट है लैंग्वेज। और पहले एचएस के एग्जाम जो मैंने बताया चाइनीज के लिए होता है, वो पहले कंपलसरी नहीं होता था, लेकिन अभी कंपलसरी कर दिया गया है हमारे बैच के लिए और हमारे जो सीनियर हैं, जस्ट सीनियर, उनके लिए। उससे पहले हमारे जो सीनियर्स थे, इंडियन और इंटरनेशनल जो भी है, उन्हें चाइनीज एग्जाम का ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं था, लेकिन हमें अभी कंपल्सरी कर दिया गया है। तो जब तक हम एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे, हमें ग्रेजुएशन नहीं होगा, हमारा हमें ग्रेजुएट नहीं करा जाएगा। तो दैट इज अ बिग डील। और एक लैंग्वेज को यहाँ पे आके सीखना, शुरू से बेस से शुरुआत करना, और उसके साथ ही मेडिकल और ये अपने एमबीबीएस क्लासेस को अटेंड करना और कोर्सेज को पढ़ना, वो समटाइम्स नहीं होता है मैनेज, बट स्टिल अगर आप शुरू से करें तो कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ड्रॉबैक है, अभी जो लैंग्वेज एग्जाम कंपलसरी हो गया है। और ऊपर से करेंसी रेट बढ़ रहे हैं, आपको पता है, ये दिन भर दिन। जब हम आए थे तो इतना नहीं था, लेकिन अभी बहुत पीक पे जा रहा है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं चाइना को ना कंसिडर करने के, बट स्टिल इफ यू वांट टू कम टू चाइना यू कैन। अगर नहीं तो आप रशिया देख सकते हैं, बाकी ऐसे कंट्रीज हैं। रशिया में भी इतना करेंसी का इशू नहीं है, और लैंग्वेज का भी मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसा एग्जाम का उन्हें कंपल्शन है। तो यू कैन गो फॉर रशिया और समथिंग। तो लास्ट मैसेज मेरा यही है, अगर हो सके तो एक सेकंड ड्रॉप ले लो, दैट इज बेटर। अगर आप इंडिया से ही करो,
और फिर भी अगर अब्रोड आना है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको ट्रैवलिंग करनी है, घूमना है, फिरना है, बाहर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए है अगर, और यहाँ के कल्चर को देखना है, किसी भी कंट्री का, नॉट ओनली चाइना, और एक नया आपको पर्सपेक्टिव चाहिए है लाइफ में, तो दैट इज द बेस्ट। बिल्कुल आप अब्रोड आके एमबीबीएस कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू। तो स्टूडेंट मैंने और किरण ने काफ़ी कोशिश किया हर चीज़ एक्सप्लेन करने की। इवन फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप किरण से कनेक्ट कर सकते हो या मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं दोनों की सोशल मीडिया हैंडल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो थैंक यू किरण जॉइन करने के लिए यार। और अगर स्टूडेंट आपको कोई मैसेज करता है तो प्लीज़ रिप्लाई करना। और आगे भी हम दोनों पॉडकास्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट्स के कोई डाउट आते हैं, मेजर डाउट्स आते हैं तो हम दोबारा कोशिश करेंगे रीच आउट करने की। और तब तक के लिए किरण गुड लक। अपना एफएमजी अच्छे से प्रिपेयर करो और होपफुली हम इंडिया में मिलते हैं। Thank you for having me. I'm so happy and glad to be a part of this. Thank you, everyone. You can message me and you can reach out to me on Instagram, and I would love to help my juniors and everybody. Okay, thank you, Dr. Shahzad Chaudhary. Thank you for having me.